नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य एक वाक्य प्रश्न उत्तर पाठ 7। अभी तक हम 6 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज 7वां क्लास है और आज भी हम हिंदी साहित्य के 100 प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, शिरीष के फूल निबंध किस शैली के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो शिरीष के फूल निबंध किस शैली के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ललित निबंध। तो ये जो है ललित निबंध के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिरीष के फूल नामक निबंध किस संग्रह से उद्घृत है। तो शिरीष के फूल नामक निबंध किस संग्रह से उद्घृत है या किस संग्रह से लिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका कल्पलता। तो ये जो है कल्पलता नामक निबंध संग्रह से लिया गया है शिरीष के फूल, और इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि शिरीष के फूल किस प्रकार के साहित्यिक रूप या किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है, तो ये जो है निबंध के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका का रचनाकाल क्या है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका का समय क्या है या रचनाकाल क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1940। तो 1940 को हिंदी साहित्य की भूमिका प्रकाशित हुई थी और इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इसके अलावा हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये 2 भी अत्यंत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम हैं जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप ये नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विषय के प्राध्यापक रहे। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विषय के प्राध्यापक रहे, तो इसका सही उत्तर होगा आपका हिंदी। तो हिंदी विषय के प्राध्यापक रहे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, आता ही होगा कोई नया मोड़ हिंदी के किस कवि के जीवन पर आधारित पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है। तो आता ही होगा कोई नया मोड़, ये किसकी रचना मानी जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका लीलाधर जगोड़ी। तो लीलाधर जगोड़ी जो है इसके लेखक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्ष कब बनाया गया था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्ष कब बनाया गया था, समय क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1938। तो 1938 को रविंद्रनाथ टैगोर को प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका 3 अप्रैल। तो 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यात्रा के लिए निकलती है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर, ये कथन किसका है।
अत्यंत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो यात्रा के लिए निकलती है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर। तो ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये अत्यंत ही प्रसिद्ध कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु जी का एक रात में लिखा गया नाटक का नाम क्या है? तो भारतेंदु जी का एक रात में लिखा गया नाटक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अंधेर नगरी। तो अंधेर नगरी जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक रात में लिखा था, और ये जो है नाटक विधा के अंतर्गत आती है, और ये लिखा गया था 1881 में। तो यहाँ से जो है 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, जैसे अंधेर नगरी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये किस विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है नाटक विधा के अंतर्गत। ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1881 में। और वो कौन सा नाटक है जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक ही रात में लिखा था? तो वो है अंधेर नगरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यथार्थ और आदर्श निबंध किसका है? तो यथार्थ और आदर्श निबंध के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा इसके लेखक हैं। सदा निरा का तात्पर्य क्या है? तो सदा निरा का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सदैव जल से परिपूर्ण। तो सदैव जल से परिपूर्ण जो है उसको सदा निरा कहते हैं। जैसे सदा का अर्थ क्या है? सदा का अर्थ है सदैव या हमेशा। और नीर का अर्थ क्या है? नीर का अर्थ है जल। तो सदा नीरा का अर्थ है सदैव जल से परिपूर्ण। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वीं शताब्दी में यूरोप में हुई फ्रांसीसी क्रांति के बाद चली परिवर्तन की लहर को संज्ञा क्या दी गई? तो फिर से पढ़ते हैं। 20वीं शताब्दी में यूरोप में हुई फ्रांसीसी क्रांति के बाद चली परिवर्तन की लहर को संज्ञा क्या दी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, उसको कहा गया था रिनेंसा। रिनेंसा कहा गया था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये हिंदी साहित्य और भारतीय और विश्व इतिहास का भी प्रश्न ये आ सकता है यहाँ से, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभ्यता का संकट निबंध के लेखक कौन है? तो सभ्यता का संकट निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं अज्ञ। अज्ञ, और ये जो है निबंध विधा के अंतर्गत आती है, सभ्यता का संकट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये किसका निबंध है? ये भी अत्यंत ही प्रसिद्ध निबंध है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में ये निबंध है, तो इसे जानना आवश्यक है। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं पंडित विद्यानिवास मिश्र। पंडित विद्यानिवास मिश्र इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर बारिश में यात्रा वृतांत है, तो हर बारिश में ये किसका यात्रा वृतांत माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निर्मल वर्मा। तो ये निर्मल वर्मा का यात्रा वृतांत है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो कौन जो है एक ललित निबंधकार नहीं माना जाता? तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मानव ही सब भाप हो गए, ये पंक्ति किसकी है? तो मानव ही सब भाप हो गए, तो ये पंक्ति जो है किसकी है और कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अज्ञ। तो इसके लेखक हैं अज्ञ, और ये लिया गया है हिरोशिमा कविता से। तो हिरोशिमा कविता से ये पंक्ति ली गई है।
कि मानव ही सब भाप हो गए। सोमतीर्थ किसका उपन्यास है? तो सोमतीर्थ किसका उपन्यास माना जाता है? तो इसके लेखक हैं रघुवीर चौधरी। तो रघुवीर चौधरी जो हैं ये सोमतीर्थ उपन्यास के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के पहले ऐसे गद्य लेखक जिन्होंने कवि सम्मेलन पर गद्य पढ़कर कवियों से ज़्यादा वाहवाही लूटी थी। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। हिंदी के पहले ऐसे गद्य लेखक जिन्होंने कवि सम्मेलन पर गद्य पढ़कर कवियों से ज़्यादा वाहवाही लूटी थी। तो वो कौन है? वो कौन से लेखक हैं? वो कौन से गद्य लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शरद जोशी। तो शरद जोशी जो हैं उन्होंने सबसे पहले कवि सम्मेलन में गद्य पढ़कर प्रशंसा प्राप्त की थी। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गारसा द तासी के इतिहास से पूर्व किस विद्वान द्वारा साहित्य इतिहास लिखा गया था? तो गारसा द तासी के इतिहास से पूर्व किस विद्वान द्वारा साहित्य इतिहास लिखा गया था? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोकुलनाथ। तो गोकुलनाथ ने 84 वैष्णवों की वार्ता लिखी थी। 84 वैष्णवों की वार्ता लिखी थी। तो गोकुलनाथ जो हैं ये गारसा द तासी के इतिहास से पूर्व इतिहास साहित्य इतिहास लिखने वाले लेखक हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रति विलाप उपन्यास किसका है? तो रति विलाप उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं शिवानी। किस्सा जाम का कहानी के लेखक कौन है? तो किस्सा जाम का कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं नाशिरा शर्मा। तो नाशिरा शर्मा जो हैं ये किस्सा जाम का कहानी के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जांच अभी जारी है कहानी के लेखक कौन है? तो जांच अभी जारी है कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ममता कालिया। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि जांच अभी जारी है किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है कहानी विधा के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामविलास शर्मा की आत्मकथा के कितने भाग हैं? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की आत्मकथा के कितने भाग हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 3। तो कुल मिलाकर 3 भाग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गूंगा नहीं था किसकी कृति मानी जाती है? तो गूंगा नहीं था ये किसकी कृति मानी जाती है या किसकी रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जयप्रकाश करदम। तो इसके लेखक हैं जयप्रकाश करदम। मंगल भवन रचना किसकी है? तो मंगल भवन रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं विवेकी राय। विवेकी राय इसके लेखक हैं। हिंदी की प्रथम दलित कविता कौन सी मानी जाती है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है और टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है, तो इसे जानना आवश्यक है। तो हिंदी की प्रथम दलित कविता कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अछूत की शिकायत। तो अछूत की शिकायत जो है ये हिंदी की प्रथम दलित कविता मानी जाती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रजा ही रहने दो रचना की विधा क्या है? तो अब प्रजा ही रहने दो ये किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नाटक। तो अब प्रजा ही रहने दो ये जो है ये नाटक विधा के अंतर्गत आती है और इसके लेखक हैं
गिरिराज किशोर। तो गिरिराज किशोर इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेख तकी के प्रति किसका स्वर थोड़ा कड़ा रहा है? तो शेख तकी के प्रति किसका स्वर थोड़ा कड़ा रहा है, वो कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कबीर। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, सिद्धों और नाथों के हाशिए पर डाले गए साहित्य को मुख्य धारा में लाने का कार्य किसने किया है? तो सिद्धों और नाथों के हाशिए पर डाले गए साहित्य को मुख्य धारा में लाने का कार्य किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने भाषा परिवारों की भाषाएं प्रचलित हैं? तो भारत में कितने भाषा परिवार की भाषाएं मानी जाती हैं या प्रचलित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, तो इसका सही उत्तर होगा आपका 3। तो भारत में 3 भाषा परिवारों की भाषाएं प्रचलित हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना करने के कारण नूर मोहम्मद को मुसलमान होने का सबूत देना पड़ा? तो कौन सी रचना करने के कारण नूर मोहम्मद को मुसलमान होने का सबूत देना पड़ा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका इंद्रावती। इंद्रावती। इंद्रावती में हिंदी प्रयोग करने के कारण इनको अनेक उपालंभों का सामना करना पड़ा। इसका प्रतिकार इन्होंने अनुराग बांसुरी में किया। तो इंद्रावती में नूर मोहम्मद ने बहुत सारे हिंदी शब्दों या हिंदी का प्रयोग किया था, तो इसीलिए अनेक तिरस्कार और उपालंभों का सामना करना पड़ा था नूर मोहम्मद को। तो इसका प्रतिकार करने के लिए उन्होंने अनुराग बांसुरी का रचना उन्होंने किया था, तो इसे जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम के लिए लाल साहब शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? तो राम के लिए लाल साहब शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्वसुखी। तो स्वसुखी संप्रदाय में राम के लिए लाल साहब शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो किस संप्रदाय के अंतर्गत राम के लिए लाल साहब शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वो है स्वसुखी संप्रदाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने कहा है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने स्वीकार किया है या किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तासों कार्य करी शब्द हु पर हैं वारे, पंक्ति किसकी है? तो फिर से पढ़ते हैं। तासों कार्य करी शब्द हु पर हैं वारे, ये पंक्ति किसकी है? तो इसके लेखक हैं प्रेमघन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की हिमायत किसकी कविता मानी जाती है? ये प्रश्न आपका नेट में आया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी की हिमायत किसकी कविता मानी जाती है? तो इसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि हिंदी की हिमायत ये किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है कविता के अंतर्गत मानी जाती है। अंबिका दत्त व्यास का कौन सा काव्य अपूर्ण प्रबंध माना जाता है? तो अंबिका दत्त व्यास का कौन सा काव्य अपूर्ण प्रबंध माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
कंसवध। तो कंसवध जो है ये अंबिका दत्त व्यास का अपूर्ण प्रबंध माना जाता है या अपूर्ण प्रबंध काव्य माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य खंड को पुरानी धारा कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य खंड को पुरानी धारा कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1900 से 1925। तो 1900 से 1925 के समय को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी धारा कहा है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता मिलती है? तो किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता मिलती है, वो कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लुईपा। तो लुईपा के रचनाओं में रहस्य भावना, आप इसको नोट कर सकते हैं, रहस्य भावना की प्रधानता मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासुखवाद किस संप्रदाय का सिद्धांत है? तो महासुखवाद किस संप्रदाय का सिद्धांत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सिद्ध। तो महासुखवाद जो है ये सिद्ध संप्रदाय के अंतर्गत आता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली को नीरस और कर्णकटु किसने कहा है? तो किसने खड़ी बोली को नीरस और कर्णकटु कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पद्म सिंह शर्मा। तो पद्म सिंह शर्मा ने खड़ी बोली को नीरस और कर्णकटु कहा है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, मिश्र बंधु रचित हिंदी नवरत्न में विवेचित प्रथम कवि कौन है? तो मिश्र बंधु रचित हिंदी नवरत्न में विवेचित प्रथम कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोस्वामी तुलसीदास। तो गोस्वामी तुलसीदास जो हैं ये हिंदी नवरत्न में विवेचित प्रथम कवि माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की कौन सी रचना में नारी पराधीनता को बहुत अच्छी तरह चित्रित किया गया है? तो प्रेमचंद की कौन सी रचना में नारी पराधीनता को बहुत अच्छी तरह चित्रित किया गया है? तो वो कौन सी रचना है या वो कौन सा उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सेवा सदन। तो सेवा सदन में प्रेमचंद ने बहुत ही अच्छी तरह से नारी पराधीनता के विषय को चित्रित किया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जटमल रचित गोरा बादल की कथा कृति की भाषा क्या है? तो जटमल रचित गोरा बादल की कथा कृति की भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका खड़ी बोली। तो गोरा बादल की कथा जो है ये खड़ी बोली में लिखा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी सतसई कवित छंद में टीका किसने लिखी? तो बिहारी सतसई कवित छंद में टीका किसने लिखी थी? ये भी कई बार पूछा गया है प्रश्न, तो इसका सही उत्तर होगा आपका कृष्ण कवि। तो कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई और कवित छंद में टीका लिखी है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जगत विनोद जो है इसमें 6 प्रकाश हैं, 731 छंदों का प्रयोग है और नवरसों का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित लेख आजकल के हिंदी कवि और कविता द्विवेदी जी ने किस नाम से लिखा है? तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित लेख आजकल के हिंदी कवि और कविता द्विवेदी जी ने
किस नाम से लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुकवि किंकर। तो सुकवि किंकर के उपनाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित लेख आजकल के हिंदी कवि और कविता लिखी है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नामवर सिंह के अनुसार किस छायावादी कवि को छंदों का गुरु कहा जा सकता है? तो नामवर सिंह के अनुसार किस छायावादी कवि को छंदों का गुरु कहा जा सकता है, वो कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निराला। तो निराला को छायावाद का गुरु कहा जा सकता है। छायावादी कवि वो है निराला जिनको कि छंदों का गुरु कहा जा सकता है छायावाद के अंतर्गत। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये कथन किसका है? तो नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये प्रसिद्ध कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये भी कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम न बाड़ी उपजे किस विधा की रचना मानी जाती है? तो प्रेम न बाड़ी उपजे किस विधा की रचना मानी जाती है? तो ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चन सिंह के किस उपन्यास में उपभोक्ता संस्कृति के प्रभाव से बदलते गांव की यथार्थ गाथा अंकित की गई है? तो फिर से पढ़ते हैं। बच्चन सिंह के किस उपन्यास में उपभोक्ता संस्कृति के प्रभाव से बदलते गांव की यथार्थ गाथा अंकित की गई है? तो वो कौन सा उपन्यास माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ननकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुर स्वप्न उपन्यास किसका है? तो मधुर स्वप्न उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं राहुल सांस्कृतायन। तो मधुर स्वप्न उपन्यास के लेखक हैं राहुल सांस्कृतायन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास की लेखिका का नाम क्या है? ये प्रश्न आपका टीजीटी और पीजीटी में कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास की लेखिका का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं सुमन राजे। निराला की सखा के प्रति कविता किस कवि की सखार प्रति कविता का अनुवाद माना जाता है? तो निराला की सखा के प्रति कविता किस कवि की सखार प्रति कविता का अनुवाद माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विवेकानंद। तो आप इसको नोट कर सकते हैं इस प्रश्न को। ये भी कई बार पूछा गया है। अर्चना सी आरती सी यह विदा वेला महादेवी वर्मा ने ये कविता किसके महाप्रस्थान पर लिखी है? तो अर्चना सी आरती सी यह विदा वेला। तो महादेवी वर्मा ने यह कविता किसके महाप्रस्थान पर लिखी है, वो कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रविंद्रनाथ। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि अर्चना सी आरती सी यह विदा वेला, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेरी मिलीबो चंपू काव्य किसका है? तो फेरी मिलीबो चंपू काव्य किसका माना जाता है? तो इसके लेखक हैं अनूप शर्मा। अनूप शर्मा इसके लेखक हैं फेरी मिलीबो। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि फेरी मिलीबो जो है ये किस प्रकार का काव्य या किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है चंपू काव्य के अंतर्गत आता है।
प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किस विद्वान ने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दया नारायण निगम। तो दया नारायण निगम ने प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम प्रदान किया था, परंतु उनका वास्तविक नाम है धनपत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील कविता के मील के पत्थर वाक्य के संपादक कौन है? तो प्रगतिशील कविता के मील के पत्थर काव्य के संपादक का नाम क्या है? तो इसके संपादक माने जाते हैं रणजीत। उर्वशी के कौन से अंक को रति चित्रों का एल्बम कहा जाता है? तो उर्वशी के कौन से अंक को रति चित्रों का एल्बम कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चतुर्थ। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुदाई के शाम के गीत किसका प्रथम कहानी संग्रह है? तो जुदाई के शाम के गीत किसका प्रथम कहानी संग्रह रहा है, वो कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका इंद्रनाथ मदान। इंद्रनाथ मदान इसके लेखक हैं। आज़ादी के बाद हिंदी कहानी का पहला पड़ाव किस आंदोलन के साथ या किस आंदोलन के रूप में आया? तो आज़ादी के बाद हिंदी कहानी का पहला पड़ाव किस आंदोलन के रूप में आया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नई कविता, नई कहानी। तो नई कहानी के रूप में जो है आज़ादी के बाद पहला हिंदी कहानी का पड़ाव आया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसखान को स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक किसने माना है? तो रसखान को स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक किसने माना है, वो कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मैनेजर पांडे। तो मैनेजर पांडे ने रसखान को स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम प्रेम ते होए प्रेम ते पारही पाइये किसकी बनती है? तो ये पंक्ति किसकी है? प्रेम प्रेम ते होए प्रेम ते पारही पाइये। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूर। ये सूर की पंक्ति है। ऐसी आरती त्रिभुवन तौर तेज पुंज तहाँ प्राण उतारी पंक्ति किसकी है? तो ऐसी आरती त्रिभुवन तौर तेज पुंज तहाँ प्राण उतारे, ये पंक्ति किसकी है? तो इसके लेखक हैं कबीरदास, कबीर। ईश्वर रे मेरे विचारे निबंध किसका है? तो ईश्वर रे मेरे विचारे निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु इसके लेखक हैं। क्षेमेंद्र की रामायण मंजरी किस पर आधारित है? तो क्षेमेंद्र की रामायण मंजरी किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वाल्मीकि रामायण। स्वयंभू के अनुसार राम की माता का नाम क्या है? तो स्वयंभू के अनुसार राम की माता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अपराजिता। अपराजिता। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, एक ज्वाला के बिना मैं राख का घर हूँ, ये किसने कहा है? एक ज्वाला के बिना मैं राख का घर हूँ। तो इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकेलेपन और आत्मबोध के कवि कौन माने जाते हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अकेलेपन और आत्मबोध के कवि कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जो हैं ये अकेलेपन और
आत्मबोध के कवि माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुकुटधर पांडेय ने छायावाद सर्वप्रथम या सबसे पहले लेख किस पत्रिका में लिखा था? तो मुकुटधर पांडेय ने छायावाद सबसे पहले लेख किस पत्रिका में लिखा था, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्री शारदा। साहित्य की स्वतंत्र और स्वायत्त सत्ता की चौकसी का दावा करने वाले आलोचक कौन है? तो साहित्य की स्वतंत्र और स्वायत्त सत्ता की चौकसी का दावा करने वाले आलोचक कौन है? तो वो हैं अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्य कविता में के प्रथम लेखक कौन माने जाते हैं? तो गद्य कविता के प्रथम लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका त्रिलोचन। त्रिलोचन जो हैं ये गद्य कविता के प्रथम लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गहरी जीवन आस्था का कवि किसे कहा जाता है? तो गहरी जीवन आस्था का कवि किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, किसने कहा कि घासलेटी साहित्य का प्रवर्तन प्रयोगवाद के नाम से किया गया है? तो वो हैं गोविंद त्रिगुणायत। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में पूर्व जन्म की कथा का वर्णन किया है? तो प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में पूर्व जन्म की कथा का वर्णन किया है? वो कौन सा उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कायाकल्प। कायाकल्प। कण्हपा के गुरु कौन थे? तो कण्हपा के गुरु का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जलंधर पा। तो जलंधर पा जो हैं ये कण्हपा के गुरु हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिलवस्तु के ब्राह्मण कुल में किसका जन्म हुआ था? तो कपिलवस्तु के ब्राह्मण कुल में किसका जन्म हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुकरीपा। त्याग भूमि पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो त्याग भूमि पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो इसके संपादक हैं हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय इसके लेखक हैं। लोकतंत्र रक्षी साहित्य मंच की स्थापना किसने की थी? तो लोकतंत्र रक्षी साहित्य मंच की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका फणीश्वरनाथ रेणु ने। फणीश्वरनाथ रेणु। पाया पत्र तुम्हारा पत्र संग्रह में नेमिचंद्र और पत्रों का संकलन कौन सा है? तो फिर से पढ़ते हैं। पाया पत्र तुम्हारा पत्र संग्रह में नेमिचंद्र और पत्रों का संकलन है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुक्तिबोध। जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास डायरी शैली में लिखा गया है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास डायरी शैली में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जयवर्धन। हिंदी भाषा में शिकार साहित्य का अप्रतिम लेखक कौन है? तो हिंदी भाषा में शिकार साहित्य का अप्रतिम लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका श्री राम शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन करी, भारतवासी रोए। प्रस्तुत पंक्ति के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, खास करके कहाँ करुणानिधि केशव सोए, ये कई बार पूछा गया है। तो इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र।
भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके लेखक हैं। हिंदी साहित्य में प्रकाशित प्रथम पत्र संग्रह के संपादक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य में प्रकाशित प्रथम पत्र संग्रह के संपादक कौन हैं? तो इसके संपादक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। बनारसी दास ये आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता संतति कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता संतति कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 24। 24 इसकी संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महर्षि वेद व्यास के पिता का नाम क्या है? तो महर्षि वेद व्यास के पिता का नाम क्या है? तो इसके पिता का नाम माना जाता है पाराशर। पाराशर। जातीय प्रथा की अमानवीयता को प्रकट करने वाली कहानी कौन सी मानी जाती है? तो जातीय प्रथा की अमानवीयता को प्रकट करने वाली कहानी का नाम क्या है? तो वो है दूध का दाम। दूध का दाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना विस्थापन के दर्द को प्रकट करती है? तो वो कौन सा उपन्यास है या वो कौन सी रचना है जो विस्थापन के दर्द को प्रकट करती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका माटी वाली। तो माटी वाली जो है इसमें विस्थापन के दर्द को प्रकट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत की गत किसकी व्यंग रचना मानी जाती है? तो भगत की गत किसकी व्यंग रचना मानी जाती है? तो इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई इसके लेखक हैं। किस उपन्यास में गांधी जी के नाम नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि में एक ही परिवार के 4 पीढ़ियों का चित्रण हुआ है? तो फिर से पढ़ते हैं। किस उपन्यास में गांधी जी के नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि में एक ही परिवार की 4 पीढ़ियों का चित्रण किया गया है? वो कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भूले बिसरे चित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक कवि सगुण निर्गुण भक्ति धारा में समान रूप से लोकप्रिय रहा है? तो कौन सा कवि है जो सगुण और निर्गुण भक्ति धारा के समान रूप से लोकप्रिय है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामानंद। रामानंद। राजा जनक के भाई का नाम क्या है? तो राजा जनक के भाई का नाम है कुशध्वज। दशरथ के मंत्री का नाम क्या है? तो दशरथ के मंत्री का नाम है सुमंत्र। पंपा सरोवर पर किस ऋषि का आश्रम है? तो पंपा सरोवर पर किस ऋषि का आश्रम है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मतंग। मतंग। सीढ़ियाँ शुरू हो गई है रचना की विधा क्या है? तो सीढ़ियाँ शुरू हो गई है ये किस प्रकार के साहित्यिक रूप या किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है आलोचना विधा के अंतर्गत मानी जाती है। और इसके लेखक का नाम क्या है? तो सीढ़ियाँ शुरू हो गई है रचना के लेखक का नाम है अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दशरथ मांझी की जीवनी पहाड़ से ऊंचा आदमी के लेखक कौन है? तो दशरथ मांझी की जीवनी पहाड़ से ऊंचा आदमी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं सुभाष गाताड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मावत को प्रकाश में लाने का श्रेय किस आलोचक को दिया जाता है? तो पद्मावत को प्रकाश में लाने का श्रेय किस आलोचक को दिया जाता है? वो कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चार्ल्स इलियट। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा
आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने कुछ और 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के एक वाक्य प्रश्न उत्तर आज हमने इसकी चर्चा की। आगे हम और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे जो परीक्षा के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आता है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।